बहुत ज्ञानी आदमी था। एक दिन ज्ञानचंद अपनी पत्नी से बोला, बहुत दिनों से मोहन की कोई खबर नहीं मिली है। मैं कल सुबह उससे मिलने उसके गांव के लिए निकल जाऊंगा। आज सुबह सुबह मेरी बाईं आंख फड़क रही थी जी, आप कहीं मत जाइए। तुम तो जानती हो भाग्यवान, मोहन का हमारे सिवाय कौन है। जाते हुए ऐसे टोका टोकी नहीं करते। तुम जाकर तैयारी करो मेरे जाने की। ठीक है, मैं आपके जाने की तैयारी कर देती हूँ। ज्ञानचंद का मित्र मोहन बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। ज्ञानचंद सुबह जल्दी उठकर अपने मित्र से मिलने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो शरीर से काफी तंदुरुस्त था। वो आदमी ज्ञानचंद के पास आया। भाई, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? मेरा नाम ज्ञानचंद है और मैं अपने मित्र के घर संभाजी नगर जा रहा हूँ। मेरा नाम महाकाल है, मुझे भी उसी तरफ जाना है। क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? मुझे ठीक से रास्ता पता नहीं है। बिल्कुल चलिए, अच्छा ही होगा। हम दोनों अगर साथ साथ चलेंगे तो समय भी जल्दी कट जाएगा। महाकाल, ये कैसा नाम है? बड़ा अजीब सा नाम है, महाकाल। खैर, मुझे क्या करना है? लेकिन उसने महाकाल से कुछ भी नहीं पूछा और दोनों धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। तभी बीच में एक छोटा सा गांव आया। भाई ज्ञानचंद, तुम आगे बढ़ो। मुझे इस गांव में किसी को एक संदेश देना है। मैं बस संदेश देकर तुम्हें मिलता हूँ। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आगे उस कुएं पर थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। तब तक तुम संदेश देकर वापस आ जाओ। हाँ बिल्कुल भाई, आप आराम करिए। मैं यूं गया और आया। ज्ञानचंद कुएं के पास बैठकर पानी पी रहा था। तभी उस गांव में शोर उठा कि एक बाज ने किसी आदमी के प्राण ले लिए और तभी महाकाल वापस आता है। चलो मित्र, आगे चलते हैं। बहुत काम अभी बाकी है ना। हाँ भाई, चलो। तुमने संदेश बहुत जल्दी पहुंचा दिया। हाँ, मुझे जिस आदमी से मिलना था वो मुझे पास ही में मिल गया और मैं उसे संदेश देकर तुरंत लौट आया। चलो, अब अपनी यात्रा शुरू करते हैं। मित्र, रात होने वाली है और पूरा दिन चलकर हम बहुत थक भी गए हैं। क्यों ना हम रात इसी मंदिर में रुक जाएं और यहीं आराम कर लें? तुम सही कह रहे हो, हम यहीं रुक जाते हैं और आराम कर लेते हैं और इसी बहाने से प्रभु के दर्शन भी कर लेंगे। भूख भी बहुत लगी है, इसलिए भोजन कर लेंगे और थोड़ा विश्राम करके सुबह जल्दी ही आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ेंगे। ठीक है, हम यहीं रुक जाते हैं। मुझे इस गांव में किसी का सामान देना है, देकर आता हूं। तुम भोजन करो, मैं आकर खा लूंगा। लेकिन मित्र, साथ में भोजन करते हैं ना? अरे मित्र, बस मैं काम निपटा कर अभी आया, आप भोजन करो। अरे आग लग गई भैया! अरे पूरे गांव में आग लग गई, लगता है कुछ नहीं बचेगा। ये महाकाल जहां भी जाता है वहां किसी न किसी तरह की अनहोनी हो जाती है। तभी महाकाल वापस आता है, लेकिन वो महाकाल से कुछ नहीं पूछता और दोनों सो गए। और सुबह जल्दी उठकर दोनों आगे की यात्रा पर निकल पड़े। कुछ देर बाद फिर से एक दूसरा गांव आया। मित्र, तुम
थोड़ा विश्राम करो। मुझे इस गांव में कुछ काम है। मैं तुमसे आकर मिलता हूँ। अब ठीक है। अरे भैया, अरे मधुसूदन को सांप ने डस लिया। अरे भैया, उसकी मृत्यु हो गई है। तभी महाकाल वापस आ जाता है। मित्र, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी अनुमति हो तो। हाँ बोलो, क्या बात है मित्र? मन में जो भी शंका है उसे दूर कर लो। तुम जिस गांव में भी जाते हो, तुम्हारे जाते ही वहां कुछ न कुछ अनहोनी क्यों हो जाती है? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? ज्ञानचंद, आप मुझे बड़े ज्ञानी लग रहे थे, इसलिए मैं आपके साथ यात्रा करने के लिए निकला था, क्योंकि मैंने सुना है ज्ञानियों का साथ हमेशा अच्छा होता है। क्या सचमुच आप अभी तक नहीं समझे कि मैं कौन हूं? मैं समझ तो चुका हूं, लेकिन कुछ शंका है। यदि आप अपना सही परिचय दें तो मेरे लिए आसानी होगी। मैं यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूं जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच ही यमदूत हो, तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है? अगली मृत्यु तुम्हारे मित्र की है, जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही होगे। अब तुम ये क्या कह रहे हो? क्या सच में अगली मृत्यु मेरे मित्र की होने वाली है, और मैं ही उसकी मृत्यु का कारण हूं? वो मेरे बचपन का मित्र है। मैं उसकी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता, इसलिए बेहतर होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने आगे की यात्रा पर ना जाऊं। कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता हूं। तुम जो सोच रहे हो वो मुझे भी पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से ना मिलने के विचार से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वो तुम्हारे चरणों में ही मर जाएगा। अगर ऐसा है तो मैं अपने मित्र से मिलने आगे जाऊंगा ही नहीं और अपने घर वापस लौट जाऊंगा। परंतु जैसे ही वह गांव की तरफ से लौटने लगा, उसका मित्र मोहन तेजी से आता हुआ दिखाई दिया, जो ज्ञानचंद को देखकर बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। मोहन के आने की गति को देखकर ऐसा लगा कि वो बहुत देर से उसके पीछे आ रहा हो। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन नियति को नहीं बदल सकते हो। तुम्हारा मित्र बहुत देर से तुम्हारे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने अपनी शक्ति से ज्यादा जोर से दौड़ने की कोशिश की, जिस कारण कुछ ही क्षणों में वो तुम्हारे चरणों में अपनी आखिरी सांस लेगा। जैसे ही मोहन ज्ञानचंद के पास पहुंचा, वो जमीन पर गिर पड़ा। मित्र तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उठो मित्र, उठो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी वजह से तुम दुनिया से चले गए। नहीं। मोहन की मृत्यु के बाद ज्ञानचंद आश्चर्य भरी नजरों से महाकाल की तरफ देखने लगा। तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन तुम समझ ही नहीं सके, क्योंकि वो गूंगा है, जिस कारण वो तुम्हें आवाज नहीं दे पा रहा था, और एक पैर से अपाहिज होने के कारण वो तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने
अपनी सारी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, और बुढ़ापे में शरीर में ज्यादा शक्ति नहीं होती, इसलिए उसकी हृदय गति रुकने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु की वजह तुम हो, क्योंकि वो तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को लांघकर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। अगर मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरुआत से मेरे साथ क्यों चल रहे थे? मैं तो सभी के साथ चलता हूं और हर क्षण चलता रहता हूं। केवल लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में समझने का समय नहीं होता। तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? हालांकि किसी सामान्य जीव के लिए यह जानना सही नहीं है, लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति हो और अपने मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से तुमने स्वीकार कर लिया, उसे देखकर मुझे यह लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर परेशान नहीं होगे। तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगने से होगी। और आश्चर्य की बात यह है कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार करोगे। ज्ञानचंद ने अपने मित्र का कर्मकांड किया और फिर अपने गांव लौट आया। ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी मृत्यु के बारे में जानने के बाद मृत्यु से बचने के लिए कुछ न कुछ करते हैं। ज्ञानचंद ने भी ऐसा ही किया। उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। ज्ञानचंद राजा के दरबार में पहुंच गया और सारी बात बताई। हमारे मित्र की समस्या आप सबने सुनी और आप सब बहुत ही ज्ञानी हैं। इसीलिए मैं अपने मित्र के प्राण बचाना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे आप सबकी सलाह चाहिए। महाराज, जैसा कि पंडित जी ने कहा है कि उनकी मृत्यु 6 महीने बाद होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जब वो किसी दूसरे राज्य में जाएंगे। अगर हम उन्हें किसी दूसरे राज्य में न जाने दें तो उनकी मृत्यु कैसे होगी? आप सबकी बात बिल्कुल उपयुक्त है। हमारे मित्र के रहने की व्यवस्था राजमहल में ही कर दी जाए। वो अपनी मर्जी से राजमहल से बाहर आ जा सकते हैं और जिससे भी मिलना चाहें मिल सकते हैं, लेकिन बिना हमारी अनुमति के उनके कक्ष में कोई प्रवेश नहीं करेगा और ना ही कोई उनसे मिलेगा। मृत्यु से एक दिन पहले। कल तो मेरी मृत्यु का दिन है। आज रात को मैं जल्दी सो जाता हूँ ताकि ये काली रात और कल का दिन जल्दी ही निकल जाए। ज्ञानचंद को नींद में चलने की बीमारी थी और वह स्वयं इसके बारे में जानता नहीं था, इसलिए उसने राजा या किसी से भी इस बीमारी के बारे में बात नहीं की थी। नींद में चलने की बीमारी का दौरा अक्सर उस समय पड़ता जब व्यक्ति को नींद अच्छे से न आ रही हो। उस रात ज्ञानचंद को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वो राजा के महल से निकलकर अस्तबल में गया। राजा के आदेश के अनुसार वो कहीं भी आ जा सकता था, इसलिए किसी ने उसे कुछ नहीं पूछा और घोड़े पर सवार होकर ज्ञानचंद दूसरे राज्य की सीमा में चला गया और उस राज्य के राजा के कक्ष में जाकर रानी के दूसरी तरफ सो गया। सुबह राजा ने देखा, कौन है ये नामुराद जिसने हमारी राजरानी के साथ और हमारी शान और शौकत में ये गुस्ताखी की है? इस गुस्ताख को तुरंत गिरफ्तार कर लो और दरबार में पेश करो। माफी महाराज, माफी महाराज। मुझे खुद नहीं पता कि मैं आपके राज्य में कैसे आया, और राज्य में तो छोड़ दीजिए, आपके कक्ष में कैसे आया मैं खुद नहीं जानता। तुम झूठ बोल रहे हो, सच सच बताओ। तुम कोई जासूस तो नहीं हो? महाराज, मैं सच कह रहा हूं।
मैं कोई जासूस नहीं। राजा तो पहले ही क्रोधित था और ज्ञानचंद की बातें सुनकर और क्रोधित हो गया। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। सैनिकों, इस दुष्ट को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। महाराज, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ कैसे पहुंच गया और आपके किसी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होने वाली है और होने जा रही है। तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी? क्या कहना चाहते हो तुम? महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति का इतना साहस कैसे हो सकता है कि वो राजा की उपस्थिति में राजा के कक्ष में रानी के बगल में सो जाए? ये तो सरासर आत्महत्या होगी। मैं दूसरे राज्य से इस राज्य में आत्महत्या करने क्यों आऊंगा? अगर तुम्हें यह पता है तो तुम हमारे कक्ष में क्यों आए? महाराज, मैं आपको सारी बातें सच सच बताता हूं और पिछले 6 महीने में हुई सारी बात बताता हूं। से बचने के लिए महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहे हो। नहीं महाराज, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पड़ोसी राज्य के राजा से पता करवा सकते हैं। यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है जैसा तुमने कहा, तो मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम झूठ बोल रहे हो तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु होगी। पड़ोसी राज्य के राजा हमारे मित्र हैं। हम अभी अपने सैनिकों को वहां भेजकर तुम्हारी कही बातों का पता लगवाते हैं। सिपाही दूसरे राज्य जाकर वापस आते हैं। महाराज, ज्ञानचंद जो कह रहा है वो सही कह रहा है। दूसरे राज्य के राजा ने ज्ञानचंद को अपने महल में ही रहने की संपूर्ण व्यवस्था दे रखी थी। पिछले 6 महीने से ये राजा का मेहमान था। कल रात राजा स्वयं इससे अंतिम बार कक्ष में मिले थे और उसके बाद ये इस राज्य में कैसे पहुंचा इसकी जानकारी किसी को नहीं। इसके अनुसार ज्ञानचंद को फांसी की सजा देना उचित नहीं है। लेकिन अब समस्या ये है कि अगर इसे फांसी नहीं दी जाएगी तो ये राज्य के नियमों के विरुद्ध होगा, और अगर इसे फांसी दी जाएगी तो ये इसके साथ अन्याय होगा। महाराज, ज्ञानचंद को कच्चे सूत के एक धागे से फांसी लगवा दें, जिससे आपके वचन का मान रहेगा, और कच्चे सूत के धागे से लगी फांसी से ज्ञानचंद की मृत्यु भी नहीं होगी। महाराज, हमें आपकी सलाह उपयुक्त लग रही है। ज्ञानचंद को कच्चे सूत के एक धागे से फांसी पर लटका दिया जाए। महाराज, महाराज आपकी जय हो और आपके न्याय की भी जय हो। मैं आपके न्याय से बहुत खुश हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि कच्चे सूत के धागे से मेरी मृत्यु नहीं होगी। मैं खुशी खुशी आपकी दी हुई इस फांसी की सजा को स्वीकार करता हूँ। महाराज, जैसे ही ज्ञानचंद को फांसी दी गई, कच्चे सूत का धागा टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। ज्ञानचंद के गले की नस कट चुकी थी और वो जमीन पर पड़ा तड़प रहा था, और देखते ही देखते उसका शरीर शांत हो गया। विश्वास नहीं हो रहा कि एक कमजोर से धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है। नियति ने अपना काम कर दिया है। जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी भी सावधानी कर लें, समझे? चाहे इंसान जितने उपाय कर ले, हर घटना
और उस घटना का सारा ताना बाना पहले से निश्चित है, जिसे हम रत्ती भर भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। सैनिकों, ज्ञानचंद के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ पड़ोसी राज्य में उसके घर ले जाया जाए और उसके परिवार की यथोचित सहायता की जाए। उसके बाद ज्ञानचंद की पत्नी ने ज्ञानचंद का दाह संस्कार पूरे विधि विधान से किया।